अरे अरे रुको, कहाँ चले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें इस बकरे को 2 जूते या चप्पल मारने होंगे, उसके बाद ही तुम महल के अंदर जा सकते हो। अरे आखिर इस बकरे ने क्या अपराध किया है जिसकी इसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? ऐसे महल के अंदर नहीं जा सकते हो तुम। पहले इस बकरे को 2 जूते या चप्पल मारने होंगे, उसके बाद ही तुम महाराज से मिल सकते हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। पता नहीं बेचारे इस बेजुबान जानवर को किस जन्म की सजा मिल रही है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर बकरे ने ऐसा कौन सा गुनाह या कौन सा अपराध कर दिया जिसकी वजह से इसे ऐसी सजा मिल रही है। यह जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं आखिर इस बकरे को ऐसी सजा क्यों मिली। एक दिन महल में एक रिसीवर आते हैं। हे रिसीवर, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है। यह बेहद कठिन परिस्थितियों से भरा रहता है, जिसे सीखने की कोई सीमा नहीं है। न जाने इसे सीखने में कितना समय लग जाए। तब तक आपके राज्य का कामकाज कैसे चलेगा? आपके लिए अच्छा यही होगा कि 15वीं विद्या सीखने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। नहीं नहीं रिसीवर, चाहे 15वीं विद्या सीखना कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, चाहे इसे सीखने में कितना भी समय क्यों न लगे, मैं अवश्य ही समय निकालूंगा। कृपया करके आप मुझे रास्ता दिखाइए। ठीक है, यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में अमरदेव की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना कि जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। घोड़ा जंगल के बाहर छोड़ना होगा। कुटिया में आपको अमरदेव तपस्या करते हुए मिलेंगे। बाबा स्वभाव में काफी कठोर है। अगर वह तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वो आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए बाबा की तपस्या पूरा होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वह 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। इतना कहने के बाद रिसीवर वहाँ से चले गए। राजकुमार, मैं 15वीं विद्या सीखने जा रहा हूँ। मैं जब तक न लौटूं तब तक तुम अपने राज्य का ख्याल रखना। हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताश्री, आपके लौटने तक मैं अपने राज्य का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर राजा रानी के कक्ष में गए। रानी, मैं कुछ जरूरी कार्य के लिए अपनी यह नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं लौटने में कितना समय लग जाए, इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। मेरे लौटने तक आप सावधानी से रहना। महाराज, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय आपके बिना मैं कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है। कृपया आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। नहीं रानी, मैं आपको अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वहाँ स्त्रियों का जाना वर्जित है। कृपया आप मेरे काम में बाधा न डालें। आपको तो पता ही है महाराज, आपके दर्शन के बिना मैं पानी भी नहीं पीती। ठीक है, दीवार पर मेरी एक तस्वीर लगा दी जाएगी। उसे देखकर आप भोजन पानी कर सकती हैं। देखो, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वह काफी उलझन भरा कार्य है। क्या पता मेरे साथ कौन सी घटना हो जाए। हो सकता है आपसे मिलने के लिए मुझे अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का एक बाल दे रहा हूँ। इसको संभाल कर रखना, और जब भी मैं वापस लौट कर आऊंगा तो आपसे मैं यही अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ, और यह बात गुप्त रखना, किसी को मत बताना। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। फिर राजा मंत्री के पास गया और कहने लगा, मंत्री जी, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से बाहर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर राजा और मंत्री निकल गए उस हिमालय पर्वत के जंगल की ओर।
एक हफ्ते बाद वहाँ उस जंगल के पास पहुँच गए। मंत्री जी, अब हम घोड़े आगे लेकर नहीं जा सकते। अब हमें यहाँ से पैदल यात्रा ही करनी होगी। फिर वहाँ से राजा और मंत्री ने पैदल ही यात्रा की। चलते चलते आखिर उन्हें बाबा अमरदेव की कुटिया दिख गई। राजा और मंत्री बाबा अमरदेव की तपस्या पूर्ण होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक हफ्ते तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर पूरे 1 महीने बाद बाबा अमरदेव ने अपनी आंखें खोली। बच्चों, आप लोग मेरे पास इतना कष्ट उठा कर आए हो, यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आ पाया है। लगता है तुम्हें अवश्य ही कोई जरूरी काम होगा। हे तपस्वी, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। मेरी समस्या का समाधान करें। बोलो राजन, क्या समस्या है? तपस्वी जी, मैं यहाँ 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। अगर आप 15वीं विद्या का ज्ञान दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजन, आप तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आए हो। राजन, इस विद्या को सिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। क्या आप इन सब कठिनाइयों का सामना कर पाओगे? तपस्वी जी, मैं इस विद्या को सीखने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर एक कठिनाई का सामना करूंगा। ठीक है राजा, मैं इस विद्या को सिखाने से पहले तुम्हें इसकी शक्तियों के बारे में बताता हूँ। 15वीं विद्या से मरे हुए शरीर को जीवित किया जा सकता है, लेकिन अगर इस विद्या से आप किसी की मृत शरीर को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपके शरीर प्राणहीन हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब भी आप चाहे अपने शरीर में वापस आ सकते हो। ठीक है तपस्वी जी, इस विद्या के बारे में मैं समझ गया। और हाँ, वक्त की इसमें कोई समय सीमा नहीं है, सिर्फ एक वक्त का भोजन ही नसीब होगा। ठीक है तपस्वी जी, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। ठीक है राजन, कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। राजा भोज की 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला जारी हो चुका था। जब राजा भोज को तपस्वी मंत्र सुना रहे थे, तब मंत्री जी भी मंत्रों का जाप कर रहे थे। ऐसे करते करते पूरे 6 माह बीत चुके थे। तब तपस्वी ने कहा, राजा, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई है। अब आप अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना राजन, इस विद्या का कभी गलत उपयोग मत करना। ठीक है तपस्वी जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। फिर अगले दिन राजा और मंत्री अमरदेव गुरु से आज्ञा लेकर अपने राज्य जाने की अनुमति ले लेते हैं। राजा और मंत्री चलते चलते पेड़ के नीचे बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। मंत्री जी, क्या बात है, आप बड़े गुमसुम से लग रहे हो। महाराज, मेरे दिल में एक बात है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं बता दूं। हाँ मंत्री जी, जो भी बात है वो खुलकर कहो, उसमें घबराने की क्या बात है। महाराज, मैं ये कह रहा था, आपने 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद ये 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राज्य में जाने के बाद आप हंसी का पात्र ना बन जाओ। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो मंत्री जी, आजमाने में क्या समस्या है, चलो आजमा कर देखते हैं। महाराज, आप थोड़ी देर यहीं बैठिए, मैं बस अभी आता हूँ। मंत्री थोड़ी दूर गया तो उसे एक मरा हुआ तोता दिखाई दिया। लगता है इस तोते पर ही आजमा कर देखते हैं 15वीं विद्या को। इसे महाराज के पास लेकर जाता हूँ। फिर मंत्री जी उस मरे हुए तोते को महाराज के पास लेकर जाते हैं। महाराज, इस मरे हुए तोते में अपने प्राण डालिए। ठीक है मंत्री जी, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया
राजन अपने प्राण तोता में डाल दिए और उनका शरीर मृत हो गया। मंत्री अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया। उसने भी मंत्र पढ़ा और अपने प्राण राजा के शरीर में डाल दिए। मंत्री का शरीर भी मृत्य हो गया। राजा तोता बन गया और मंत्री राजा भोज बन गया। अरे मंत्री जी, यहाँ आपने कैसे किया और आप मेरे शरीर में क्यों आए हो? महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी है। अरे मंत्री जी, आपने मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश भी कैसे की? इस बात का दंड आपको दरबार में दिया जाएगा। मंत्री जी, आप अपने शरीर में वापस जाओ और मैं अपने शरीर में वापस आता हूँ। महाराज, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ जो मैं अपने शरीर में वापस जाऊंगा? अरे बड़ी ही मुश्किल से तो मुझे राजा बनने का मौका मिला है। इस अवसर को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। अब मैं भी वह सारे अवसर प्राप्त करूंगा जो एक राजा करता है। अब तुम एक तोते हो, रुको अभी मजा चखाता हूँ। जैसे ही मंत्री, जो कि महाराज के शरीर में था, तोते को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तोता उड़कर भाग जाता है जो राजा था। मैंने जिस मंत्री पर इतना भरोसा किया, आखिर उसी ने मेरे साथ गद्दारी की। अब मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक तोते के शरीर में हूँ। अब मैं अपने इस शरीर का अंतिम संस्कार कर देता हूँ, नहीं तो मेरे शरीर को जानवर नोच नोच कर खा जाएंगे। मंत्री, जो कि राजा के शरीर में था, एक हफ्ते की पैदल यात्रा करने के बाद वहाँ राजा भोज के राज्य में पहुँच गया। रानी सत्यवती बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि राजा बहुत समय के बाद लौट कर आए थे। आरती की थाली लेकर उनके स्वागत के लिए आई। क्या बात है महारानी, आप मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुई? क्या बात है? हम 7 माह बाद आपके पास लौटे हैं। अरे हमारे नजदीक आइए, हमारी आरती उतारिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में ले चलिए। महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको अपने कक्ष में भी लेकर चलूंगी। किंतु आप पहले हमें यह बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब मुझे आप क्या कहकर गए थे? रानी, ऐसी बेवकूफ भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 7 माह की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। अरे आप हमारी आरती उतारिए। कभी नहीं, पहले मुझे आप वह बात बताइए जो 7 माह पहले मुझे कहकर गए थे, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। आखिर महाराज ने ऐसी कौन सी बातें कही थी रानी को जाते समय, जो सिर्फ इस बात पर अड़ी है कि जब तक मैं उस बात का जवाब नहीं देता वो मेरी आरती भी नहीं उतारेंगी और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे महारानी, आपको यह क्या हो गया है? यह आप कैसी बातें कर रही हैं? अब याद नहीं है तो याद नहीं है, भला उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको अगर आरती ही नहीं उतारनी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रुकिए महाराज, आपके साथ मंत्री जी भी तो गए थे, भला वह कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं आए। यह सुनकर राजा बना मंत्री सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, अरे मंत्री जी, अरे उन्होंने मुझे 15वीं विद्या सीखते हुए देखा तो उनका आने का मन ही नहीं किया, और वो भी अब 15वीं विद्या सीखने के लिए उस कुटिया में ही रुक गए और कहा है जब तक वो वहाँ 15वीं विद्या नहीं सीख जाते वो महल नहीं लौटेंगे। भला मंत्री जी को 15वीं विद्या सीखने की क्या जरूरत थी? वह मुझे नहीं पता। हम इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं, हमें थकान हो रही है। आप अगर आरती नहीं उतारना चाहती हैं, तो हम जा रहे हैं कक्ष में आराम करने के लिए। इतना कहने के बाद राजा बना मंत्री गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी डाल अब नहीं गलने वाली थी। अब ऐसे ही रात हो गई। राजा बने मंत्री को नींद नहीं आ रही थी। अरे अगर वह तोता किसी भी तरह से इस राज्य तक पहुँच गया तो मेरे सारे भेद खोल देगा। मुझे उस तोते को मरवाने की कोई न कोई योजना बनानी होगी। उसे महल तक नहीं आने देना होगा। लेकिन ऐसा क्या करूं? हाँ, ये सही है। सुबह होने का इंतजार करता हूँ।
अगले दिन जब सुबह हुई, तोता बना हुआ राजा अपने आप से कहता है, पता नहीं वहाँ दुष्ट क्या कर रहा होगा, मेरे पूरे राज्य को तहस नहस कर रहा होगा। हे प्रभु, यहाँ कैसी विद्या है जो मैं खुद ही इसके जाल में बुरा फंसा हूँ। मैं ऐसी हालत में हूँ कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो पता नहीं वहाँ दुष्ट मेरे राज्य के साथ क्या गुल खिलाएगा। पता नहीं भगवान मेरी रानी उस दुष्ट का साथ दे रही होगी। राजकुमार, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य दे रहा हूँ। तुम राज्य के सारे तोते पकड़कर हमारे पास लाओ। यह आदेश पूरे राज्य में फैला दो। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? तोते पकड़ने और उन्हें मारने का आदेश क्यों दे रहे हैं? यह कोई साधारण आदेश नहीं है राजकुमार। जो जितने तोते मारेगा उसे उतनी सोने की मोहरें दी जाएगी। एक तोता मारेगा तो 1 सोने की मोहरें दी जाएगी। 2 तोते मारेगा तो 2 सोने की मोहरें दी जाएगी। लेकिन पिताजी, तोते तो बेजुबान होते हैं, उन्हें मारना ठीक नहीं है। क्यों आप ऐसा आदेश दे रहे हैं? राजकुमार, तुम अभी समझ नहीं रहे हो। यह आदेश मैं राज्य की भलाई के लिए दे रहा हूँ। तुम्हें जो काम दिया है उसे पूरी ईमानदारी से करो। पिताजी, क्या आप सच में समझते हैं कि यह सही है? तोते भी जीवित प्राणी हैं, उनका क्या दोष है? क्या उनका जीवन इतना सस्ता है? मैंने जो कहा है वही करना होगा। तुम्हारे सवालों का कोई मतलब नहीं है, तुम बस आदेश पूरा करो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद राजकुमार वहाँ से चला गया और एक जगह खड़ा होकर कहने लगा, ये क्या हो रहा है? आखिर पिताजी ने ऐसा आदेश क्यों दिया है? मैं ये नहीं कर सकता, मैं तोते नहीं मार सकता। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पिताजी ने तो मुझे कभी भी ऐसा आदेश नहीं दिया था। अब ये क्या हो रहा है? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझदारी दिखाते हुए यह आदेश नहीं देना है। राज्य में और पिताजी से कह दूंगा कि आदेश दे दिया है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अगर मैं यहाँ से सीधे महल गया और महल में मैंने अपनी सच्चाई बताई तो कोई मुझ पर भरोसा भी नहीं करेगा, और अगर गलती से वह मंत्री मुझे देख लेगा तो तुरंत मुझे मरवाने का आदेश दे देगा। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं उस दुष्ट मंत्री को सजा दिलवा सकूं। मैं अपने शरीर में वापस जा सकूं और अपने राज्य को बचा सकूं। तोता बना राजा इतना बोल ही रहा था, तभी उसे एक लकड़हारा दिखाई देता है। अरे, यहाँ तो एक लकड़हारा है, तो जरूर गरीब होगा। अगर मैं इससे मित्रता कर लूं तो शायद यह मेरा काम जरूर कर सकता है, लेकिन इससे दोस्ती कैसे करूं? लकड़हारे, अरे ओ लकड़हारे, जरा मेरी बात सुनो। कौन है और मैं किसकी बात सुनूं? आखिर कौन बोल रहा है? सामने आओ मेरे। तोता लकड़हारे के पास आता है और कहता है, अरे लकड़हारे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? अरे, तुम तो इंसान की तरह बोल रहे हो, और भला मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं? मुझे क्या फायदा होगा तुम्हें मित्र बनाकर? अरे, जैसे ही मैं इंसानों की तरह बोल रहा हूँ वैसे ही मेरा काम भी है। अगर तुम मुझसे मित्रता करोगे तो तुम फायदे में ही रहोगे। लेकिन भला मुझे कौन सा फायदा मिल सकता है? जरा मुझे बताओ, अपना कोई करिश्मा दिखाओ तो मानूं। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर देखो मेरा कमाल। तोता बना राजा अपने जीवन में 15वीं विद्या में से एक विद्या का मंत्र पढ़ता है और उसके सामने एक जादुई कालीन आ जाता है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये कैसे हुआ? लेकिन इसका उपयोग क्या है? भला आखिर इससे होगा? अरे, यह कोई साधारण कंबल नहीं है, बल्कि एक जादुई कालीन है। जब भी तुम इसके ऊपर खड़े हो जाओगे तो यहाँ हवा में उड़ने लगेगा और अपने दिनचर्या में आने वाले काम को आसान बना सकते हो। अरे, कैसी बातें कर रहे हो? यह सब कहानियों में होता है, वर्तमान में ऐसा नहीं होता। अरे, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो तो तुम इस पर एक बार खड़े होकर देख लो, तब तुम्हें समझ आएगा।
जैसे ही वहाँ लकड़हारा उस जादुई कालीन पर खड़ा हुआ तो वहाँ जादुई कालीन हवा में उड़ने लगा। अरे वह तो बड़ी कमाल की चीज है। इससे तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। जब भी मैं लकड़ियाँ काटने जाऊँगा तो इस कालीन पर ही बैठकर जाऊँगा और बहुत सारी लकड़ियाँ काटकर इस पर रख कर लेकर आऊँगा। कैसा लगा मेरा कमाल? मेरे अंदर ऐसी ही और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। अगर तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे तो फायदे में ही रहोगे। अरे बना लिया आपको मित्र, बना लिया तोते राजा। आज से तुम मेरे मित्र हो, मेरे ही साथ रहोगे। चलो अब हम घर की ओर चलते हैं। जादुई कालीन की मदद से वह दोनों लकड़हारे के घर पहुंच जाते हैं। अरे मुझे लकड़ियाँ बेचने बाजार जाना है, मुझे बहुत समय हो गया है। अरे अभी तुम लकड़ियाँ मत बेचो, अभी लकड़ियों का दाम कम है। 2 दिन बाद लकड़ियों का दाम बढ़ जाएगा, उस समय तुम लकड़ियाँ बेचना। तुम एक ही बार में माला माल हो जाओगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर ऐसा ही हुआ। जब उस लकड़हारे ने 2 दिन बाद लकड़ियाँ बेची तो वहाँ एक ही बार में माला माल हो गया। अरे वाह तोते राजा, यह तो कमाल हो गया। तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लकड़ियाँ लगभग 10 गुना दाम बिकी हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या करूँ? ठीक है, मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन आप वादा करो आप किसी को नहीं बताओगे। तुम मुझ पर विश्वास करो तोता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं कोई तोता नहीं बल्कि एक राजा हूँ। फिर तोते बने राजा ने अपनी पूरी कहानी बता दी। मुझे माफ कर देना महाराज, मैंने एक राजा को नौकर की तरह रखा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मुझे किसी भी तरह से रानी सत्यवती के पास तक पहुंचा दो, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरह आपको रानी सत्यवती तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितना ही खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। अगली ही सुबह लकड़हारा तोते को झोली में छुपाकर ले जाता है महल की ओर। मुझे रानी सत्यवती जी से मिलना है। अरे ऐसे कैसे मिलोगी? हमारी महारानी के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि वह किसी भी एरिया के व्यक्ति से मिले। आप किसी भी तरह समाचार रानी तक पहुंचा दो कि एक लकड़हारा बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। ठीक है, मैं महारानी से पूछ कर आता हूँ, आप यहीं पे इंतजार कीजिए। फिर सिपाही महारानी के कक्ष में उनसे इजाजत लेने के लिए जाता है। महारानी, कोई लकड़हारा है जो बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आया है और बोल रहा है कि उसे कोई गंभीर समस्या का समाधान चाहिए और वह आपसे मिलना चाहता है। तो क्या मैं, अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं उसे महल के अंदर आने की अनुमति दूं? अगर वह गंभीर समस्या का बोल रहा है तो सच में कोई गंभीर समस्या होगी। ठीक है, आप उसे अंदर बुलाएं, क्या पता सच में कोई बड़ी समस्या हो। ठीक है महारानी, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। चलो भाई, तुम किस्मत वाले हो, महारानी ने तुम्हारी समस्या सुनने को कहा है। फिर सिपाही उस लकड़हारे को महारानी के कक्ष के अंदर लेकर जाता है। महारानी जी, समस्या ऐसी है कि मैं सिर्फ आपको अकेले में ही बता सकता हूँ। ठीक है सिपाही, आप कक्ष के बाहर जाइए। लेकिन महारानी जी, आपकी सुरक्षा,
हम भला किसी पर ऐसे विश्वास थोड़ी कर सकते हैं। क्या पता यह कोई दुश्मन का गुप्तचर हो जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे। सिपाही, हमें भी शस्त्र विद्या का ज्ञान है। हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, लेकिन आप अभी थोड़ी देर के लिए कक्ष से बाहर जाइए। ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है लकड़हारा, अब बताओ ऐसी कौन सी गंभीर समस्या है जो आप हमें अकेले में बताना चाहते हैं। लकड़हारे ने अपनी झोली से राजा बने तोते को बाहर निकाल, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। लेकिन आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि यह तोता राजा भोज है? अरे रानी, क्या आज भी हमारी मूंछ का बाल आपके पास सुरक्षित है? अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप ही मेरे स्वामी हैं। लकड़हारा, मैं तुम्हें इतना इनाम दिलाऊंगी कि तुम्हें पूरी जिंदगी भर किसी भी वस्तु के लिए धन की आवश्यकता भी नहीं होगी। आप महल के बाहर रहिए, मैं आपके इनाम का इंतजाम करवाती हूँ। फिर वह लकड़हारा कक्ष से बाहर चला जाता है। लेकिन स्वामी, आप एक तोते के रूप में, आखिर ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुनो, जब हम 15वीं विद्या सीखने के बाद महल की ओर लौट रहे थे, तब गुरु अमरदेव से आज्ञा लेकर उनकी कुटिया से निकलकर आए ही थे। तभी फिर तोता बना राजा भोज अपनी पूरी कहानी बता देता है कि आखिर वह तोते के रूप में कैसे आया। महाराज, ये तो मैं उसके महल आने के बाद समझ गई थी कि वह कोई बहरूपिया है, मेरे स्वामी नहीं। यह तो दुष्ट मंत्री है। मैंने उसके आते ही आपके द्वारा दी गई निशानी मांगी थी जो आप मुझे सौंप गए थे, जिसका उत्तर देने में वह असफल हो गया और नई नई तरह के बहाने बनाने लगा। हाँ महारानी, यहाँ मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था कि यहाँ कोई भी घटना मेरे साथ हो सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ एक निशानी देकर गया था ताकि आप असली राजा भोज की पहचान कर सके। महाराज, आप 15वीं विद्या प्राप्त राजा हैं, तो आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। देखो रानी, सिर्फ लकड़हारे को और आपको ही पता है कि मैं राजा भोज हूँ। आगे की योजना कुछ इस प्रकार से है। राजा ने पूरी योजना रानी को बता दिया कि आखिर कैसे क्या करना है। सिपाही, महाराज के पास जाओ और उन्हें कह दो कि हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। और हाँ सुनो, इसके अलावा कुछ और कहती है। रानी सिपाही को कहानी में बने रहिए, पता चल जाएगा। यह व्यवस्था तुम्हें जल्द से जल्द करनी होगी। महारानी जी, महाराज को हम यह सूचना दे देंगे कि आप उनसे माफी मांगना चाहती हो, लेकिन इस चीज की व्यवस्था करना इतनी जल्दी आखिर हम कहाँ ढूंढेंगे? इतना जल्दी यह कार्य करना संभव नहीं है। मैं यह कुछ नहीं जानती, आपको इसकी व्यवस्था करनी होगी, तो जितने जल्दी हो सके लेकर आओ। ठीक है महारानी, करते हैं, हम कहीं से व्यवस्था करते हैं। फिर एक सिपाही महारानी के द्वारा दिए गए आदेश महाराज को सूचित करने जाता है और दूसरा सिपाही कुछ वस्तु का इंतजाम करने जाता है जो महारानी ने कहा है। महाराज, आपको महारानी ने अपने कक्ष में बुलाया है, वह आपसे माफी मांगना चाहती है। आखिर महारानी सत्यवती को अपनी गलती का एहसास हो गया। जाओ, महारानी से कह दो कि हम अभी आ रहे हैं। फिर राजा बना मंत्री महारानी के कक्ष की ओर जाता है। महाराज, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप तो यह भली भांति जानते हैं। हमें पता था महारानी, आपको अपनी गलती का एहसास एक दिन जरूर होगा। आप तो जानते ही हैं महाराज,
मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। अब आप मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें थोड़ी याद रहती हैं। हमें इतनी पुरानी बात भी तो याद नहीं थी जो आप पूछ रही थी। अब आप ही बता दीजिए कि हम क्या कह कर गए थे। महाराज, जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे तब आप निशानी के तौर पर मुझे यह कह गए थे कि मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर आऊँगा तो सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा और आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने वह चमत्कार दिखाया ही नहीं, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अब आप अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए। ठीक है रानी, बताइए क्या देखना चाहेंगी आप? सिपाही, मैंने तुमसे जो वस्तु लाने को कहा था वो ले आए हो ना? अगर ले आई हो तो जल्दी लेकर आओ। रानी ने एक मरा हुआ बकरा लाने का आदेश दिया था और सिपाही वहाँ सामने लाकर रख देते हैं। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप इस मरे हुए बकरे में अपने प्राण डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दीजिए। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। राजा बना मंत्री मन ही मन मंत्र पढ़ना है और उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है और उसकी जान बकरे के अंदर चली जाती है। बकरे में जान आ गई। अब तोता बना राजा वह तुरंत आता है और मन ही मन मंत्र पढ़ता है और अपने असली शरीर में जान डाल देता है। बहुत सारी जंजीर लेकर आओ और इस बकरे को बांध दो ताकि यहाँ से भाग न पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी, अगर आज आप ना होती तो शायद मैं जिंदगी भर एक तोते के रूप में जिंदगी काटता। महाराज, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसे मृत्यु दंड देना चाहिए ताकि इसे भी तो पता चले। नहीं महारानी, इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे ऐसी सजा दी जाएगी जो इसे हर पल याद रहेगी और यह जिंदगी भर वह सजा भुगतता रहेगा। इस महल के बाहर इसे बांध कर रखते हैं और जो भी महल के अंदर आएगा इसे 2 जूते या 2 चप्पल मारकर ही आएगा जब तक इसके प्राण नहीं चले जाते। यही इसकी सजा है। तो यही था इस बकरे का रहस्य, जिसके सर पर जूते चप्पल मारे जा रहे थे। आखिर मंत्री को उसके किए की सजा मिल ही गई।